Hello friends, this is Mohammad Shawez and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study Blogs. So आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक मांग की आड़ी लोच या फिर मांग की प्रतिलोच तिर्यक लोच, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी लोच तिर्यक लोच या प्रतिलोच। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच क्या होती है? तो गाइस, जब किसी वस्तु की यानी कि मांग की आड़ी लोच हमें क्या बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, यानी किसी वस्तु के मूल्य में कमी या फिर कमी कर दी जाए या फिर वृद्धि कर दी जाए, तो जो उससे संबंधित यानी कि जो उससे रिलेटेड वस्तुएं हैं, जिसे हम कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, तो उन पर उनकी मांग पर जो मात्रात्मक प्रभाव पड़ेगा वह क्या कहलाता है? हमारा मांग की आड़ी लोच या तिर्यक लोच, या फिर हम उसको कहते हैं मांग की प्रतिलोच। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाती है, तो जो उससे रिलेटेड वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो इससे रिलेटेड हमारी वस्तु हो गई पेंसिल। ठीक है, तो अगर इसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाए तो पेंसिल की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जो जांच की जाती है वह हमारी क्या कहलाती है? मांग की आड़ी लोच। ठीक है, तो इसको समझने से पहले जो अभी हमने डिस्कस किया कि मांग की लोच हमें क्या बताती है, मांग की आड़ी लोच हमें क्या बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी संबंधित, तो जो संबंधित वस्तुएं हैं पहले हम उनको समझेंगे कि वे कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने बताया स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी हमारी होती हैं पूरक वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, तो आज उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थानापन्न वस्तुएं। तो किसी भी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु कौन सी होती है कि मान लीजिए ये मैंने अभी बताया कि ये एक पेन है, ये मार्कर है। ठीक है, यदि मुझे इसकी आवश्यकता है लेकिन इसकी प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसके स्थान पर पेंसिल या फिर पेन का यूज़ कर लेता हूँ, यानी इसके विकल्प के तौर पर या इसकी अनुपस्थिति में, इसके उपलब्ध न होने के कारण मैं पेन से या फिर पेंसिल से अपना आवश्यकता की पूर्ति कर लेता हूं, तो वह वस्तुएं हमारी क्या कहलाएंगी? इस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं, यानी कि इस वस्तु की वैकल्पिक वस्तुएं जो होती हैं वे क्या कहलाती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। यानी कि जब किसी वस्तु के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का यूज किया जा सके तो वह उसकी स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए चीनी के रेट जो हैं वे 40 रुपये से 50 या 60 रुपये हो जाएं, तो जो उपभोक्ता हैं वो उसके स्थान पर किसका यूज करने लगेंगे? गुड़ का यूज करने लगेंगे, क्योंकि वह गुड़ भी उसे उसकी मिठास का ही संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अरहर की दाल है, तो उसके स्थानापन्न वस्तु हो सकती है मलका की दाल या फिर अन्य सभी प्रकार की जितनी भी दालें होती हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बादाम, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अगर हमारे बादाम के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी जगह जो थोड़े सस्ते ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे कि हमारे काजू कह सकते हैं, या फिर उससे भी कम जो सस्ते हों, तो उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसकी कैसे कहलाएंगी वस्तुएं? स्थानापन्न वस्तुएं कहलाएंगी। ऐसे ही मान लीजिए हमारे फल वगैरह होते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए सेब है, तो सीज़न में तो सही रहता है, लेकिन अगर ऑफ सीज़न हो तो सेब के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उस स्थिति में हम सेब के स्थान पर केले या फिर अन्य फ्रूट से भी काम चला लेते हैं या अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? स्थानापन्न वस्तुएं।
तो अब हम ये हुई हमारी स्थानापन्न वस्तुएं। अब हम बात करेंगे अपने किसी भी वस्तु की पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमारी आई पूरक वस्तु। तो किसी भी वस्तु की पूरक वस्तुएं वो होती हैं कि जो कि सामान्यता यानी जनरली एक साथ ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे मान लीजिए पेन और स्याही। ठीक है, कोई भी एक जो इंक वाला हमारा पेन आता है तो उसमें पेन और स्याही जो है दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि पेन के बिना स्याही का कोई कार्य नहीं है और स्याही के बिना पेन किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इस तरह की वस्तुएं कौन सी कहलाती हैं? हमारी पूरक वस्तुएं। यानी सामान्यतः मान लीजिए जैसे कि कार और पेट्रोल। ठीक है, तो कार और पेट्रोल क्या है? पूरक वस्तु है। यानी कि अगर कार की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? पेट्रोल की मांग में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कार और पेट्रोल जो है वो एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, क्योंकि कार के बिना पेट्रोल किसी काम का नहीं है। ऐसा मतलब वैसे अन्य कामों में किसी कह सकते हैं सामान्य स्तर पर उसको यूज़ किया जा सकता है, बट लेकिन जो मेन उसका यूज़ है वो कार या फिर मोटर बाइक वगैरह इन चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये एक दूसरे की पूरक हुई। ठीक है, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब हम बात कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में यानी कि उसके मूल्य में यदि परिवर्तन हो, ठीक है, या उसके मूल्य में कमी या फिर वृद्धि हो, तो उससे जो संबंधित यानी कि स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं हैं तो उनकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी जो हम जांच करते हैं या इसके जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा मांग की आड़ी लोच या फिर मांग की तिर्यक लोच। तो अब इसका एक सूत्र है गाइस निकालने का हमारा, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारी मांग की आड़ी लोच का सूत्र यानी कि फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ई डी, ठीक है, ई सी सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारा आएगा वाई वस्तुओं की कीमतों में प्रतिशत परिवर्तन। एक्स वस्तुओं की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि मांग की आड़ी लोच हमें क्या बताती है कि वाई वस्तुओं की कीमतों में ये जितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा तो उसका इफेक्ट एक्स वस्तुओं की मांग पर किस तरह से पड़ेगा। यानी कि यदि किसी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा या उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कहलाता है हमारा मांग की आड़ी लोच या मांग की प्रतिलोच। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने मांग की आड़ी लोच के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आड़ी लोच के प्रकार। ठीक है, तो सबसे
सबसे पहले हमारी आती है स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच, ठीक है। की आड़ी लोच, ठीक है। तो हमारी स्थानापन्न जो वस्तुएं हैं उनकी जो मांग की आड़ी लोच होती है वे कैसी होती है? धनात्मक। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे किसी एक वस्तु की मांग में कीमत में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उसके संबंधित जो वस्तु है उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए चीनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे चीनी के रेट्स बढ़ेंगे यानी इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो गुड़ है, जो उससे संबंधित वस्तु है, उसकी मांग बढ़ेगी, ठीक है। इस वस्तु की क्या बढ़ रही है? कीमत बढ़ रही है, और इस वस्तु की मांग बढ़ेगी, यानी उससे संबंधित वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो ये कैसा संबंध हुआ? दोनों में आपस में धनात्मक, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं गाइस, मांग की आड़ी लोच के प्रकार। इस तरीके से पूछता है कि स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। तो ऑप्शन होते हैं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ठीक है, और भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि मांग की स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? धनात्मक, यानी कि प्लस। कभी कभी साइन भी दे देता है केवल, तो ध्यान रखना है कि मांग की स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? धनात्मक, ठीक है। तो इसको एक ग्राफ्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वो एक्स अक्ष हो गया, जिस पर है गुड़ की मांग, यानी गुड़ और चीनी का हम देख रहे हैं स्थानापन्न वस्तुओं का। तो ये है गुड़ की मांग, ठीक है। और यहाँ चीनी की कीमत या चीनी का मूल्य, ठीक है। तो मान लीजिए ये P बिंदु है, यानी जैसे कीमत है चीनी की P, तो उस समय गुड़ की मांग है M, ठीक है। जब चीनी की कीमत है P, उस समय गुड़ की कीमत है M। अब यदि चीनी के मूल्य बढ़ करके क्या हो जाए? P1 हो जाए, ठीक है। तो गुड़ की मांग जो है वो बढ़ करके क्या हो जाएगी? M1, यानी कि ये, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, इसको अगर हम मिला दें तो ये कुछ इस टाइप का कर्व बनेगा, जिसे हम कहते हैं धनात्मक वक्र या फिर धनात्मक ढाल, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्थानापन्न वस्तु की आड़ी लोच धनात्मक होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे पूरक वस्तुओं की, ठीक है। तो दूसरा है हमारा पूरक वस्तु। की आड़ी लोच, तो जैसे मैंने बताया कि पूरक वस्तुएं जो हैं वो एक साथ ही, सामान्यतः एक साथ यूज की जाती हैं। तो उनमें किस तरह का संबंध होता है? ऋणात्मक। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच जो होती है वह कैसी होती है? ऋणात्मक। यानी कि यदि एक के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की मांग कम होगी, ठीक है। और अभी यदि एक के प्राइस घटेंगे तो दूसरे की मांग स्वतः बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हुई पूरक वस्तुओं की। तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया, इसका साइन है ऋणात्मक, और ठीक है, ये कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच किस प्रकार की होती है? तो कैसी होती है? ऋणात्मक की, ठीक है। तो इसका भी हम ग्राफ देखेंगे। मान लीजिए दो पूरक वस्तुएं हमारी, एक है कार का मूल्य, ठीक है, यहाँ हमारा पेट्रोल की मांग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब कार का मूल्य P है, ठीक है, यानी कम है, तो उस समय पेट्रोल की मांग ज़्यादा यानी कि M है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि कार का मूल्य P से बढ़ करके P1 हो गया, ठीक है। तो जो पेट्रोल की मांग थी
वो m से कम होकर के कितनी रह जाएगी, m1। अब यदि इसके बाद फिर कार के मूल्य बढ़ जाते हैं तो ये हो जाएगा P2 और पेट्रोल की मांग कम होकर के कितनी हो जाएगी, m2। ठीक है, ऐसे ही P3 हो जाए और आगे बढ़ जाए तो ऐसे ही ये क्रमशः कम होती जाएंगी। तो ये अगर हम इन बिंदुओं को मिला लें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक ढाल। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पूरक वस्तुओं की आड़ी लोच होती है वह कैसी होती है, ऋणात्मक। यानी कि जैसे जैसे कार के मूल्य यानी कि मूल्य को जैसे जैसे बढ़ा, यानी P से P1 हुआ, P से P2 हुआ और P2 से P3 हुआ, तो वैसे वैसे जो कार की पेट्रोल की मांग थी वो M से M1 हुई, M1 से M2 हो गई, M2 से M3 हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे कार का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे पेट्रोल की कीमतें मांग कम हो जाएगी। तो इस संबंध को क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक संबंध। तो पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो एक और टाइप्स होता है हमारा जिसे कहते हैं हम असंबंधित वस्तुओं की मांग आड़ी लोच। यानी कि अभी हमने समझी थी संबंधित वस्तुएं, तो एक वस्तु ऐसी होती है जैसे कि जो कि असंबंधित होती है, यानी इस वस्तु से जिस अन्य वस्तु का कोई संबंध नहीं होता उसकी आड़ी लोच कैसी होगी, वो होती है शून्य। तो उसे भी देख लेते हैं हम। तो असंबंधित वस्तुएं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि असंबंधित वस्तुएं होती कौन सी हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि यदि किसी वस्तु के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का यूज किया जा सकता हो, या फिर जो एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु साथ साथ यूज की जा रही हो, या सामान्यता एक साथ यूज की जाती हो, तो वह कैसी थी, हमारी संबंधित वस्तुएं। अब एक होती है हमारी असंबंधित, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई रिलेशन न होना, तब उसकी मांग पर, यानी कि इस वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि या कमी हो जाए तो उस वस्तु की मांग या वृद्धि मांग पर क्या असर पड़ेगा। तो कैसा होता है, असंबंधित वस्तु की आड़ी लोच जो होती है वह शून्य होती है। यानी कि मान लीजिए कि चीनी या फिर हम कहें गेहूं और ईंट, ये कैसी वस्तुएं हैं, असंबंधित। यानी अगर चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो उससे ईंट के मूल्य पर मांग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कहें कि या तो चीनी का मूल्य 40 से 60 भी हो जाए तो उससे ईंट की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की जो हमारे असंबंधित वस्तुओं की आड़ी लोच। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि असंबंधित वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, तो वह होती है हमेशा 0 यानी कि शून्य। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मूल्य में, यानी मान लीजिए कोई वस्तु है जैसे कि चीनी है, यदि उसके मूल्य में जो कि अभी 10 रुपये है, अगर उसको बढ़ा करके 15 कर दिया जाए तो जो चीनी के उपभोक्ता थे वे इस रेट के बढ़ने के कारण गुड़ का उपयोग करने लगेंगे। यानी कि जैसे जैसे चीनी की कीमत में वृद्धि होगी वैसे वैसे गुड़ की मांग में भी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।